नमस्कार दोस्तों, हमारे पास इस वीडियो में है बायोलॉजी का यानी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर, जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ समझने वाले हैं। यानी कि आपके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपके आंसर के साथ रहने वाले हैं। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर देना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे। हमारा देखो यहाँ पर पूरा आप लोग इसका रोल नंबर, नाम, इसका ये जो जगह होता है आप जानते हो, प्रश्नों की यहाँ पर पृष्ठों की संख्या हो गई, और ये आपका विषय सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर, और मतलब कि सेट कोड भी दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पर रहता है। वैसे आपका बायोलॉजी में 348 रहता है ना, सेट का कोड है ना, सब्जेक्ट का, और यहाँ पर कोई भी कोड ऐसे रहता है। तो ये आपको मतलब पेपर में डालने के लिए दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेट पर हमें क्या ही ध्यान देना, हम मात्र यहाँ पर सिर्फ आंसर पे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे। तो 3 घंटे 15 मिनट में भैया पूरा पेपर को आपको करना क्या है, सॉल्व करना है। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 का रहता है, आप सभी को पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें नोट क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके कुछ निर्देश है बायोलॉजी में जो किस तरीके से रहते हैं, जैसे कि पहला, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। दूसरा है, प्रश्न अनिवार्य है सारे के सारे करने। तीसरा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा करिए। मतलब जहां पर भैया आपको डायग्राम बनाने हैं, आप वहां पर डायग्राम बनाइएगा अच्छे से, और नाम भी करिएगा। अभी इस वीडियो में बताऊंगा कैसे डायग्राम आप बनाओगे, किस प्रकार से करोगे, है ना। अगर आप बायोलॉजी में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग ऐसे 2 से 4 वीडियो देख करके बायोलॉजी में आराम से पास हो सकते हो। इसके बाद देखिए चौथा, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है ना। इस तरीके से क्या है, पूरे के पूरे आपके निर्देश हैं, जो कि आपको इस प्रकार से इनको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब यहां से स्टार्ट होगा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहां से पहला, निभाग पाया जाता है, तो निभाग भाई बीजांड में पाया जाता है, आप सभी को पता है। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको लगाइएगा, है ना। तो यहां पर याद कर लीजिए 4 क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के इस तरीके के आते हैं। तो निभाग आपका बीजांड में पाया जाता है। चलिए इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, एंड्रोजन स्रावित होता है, तो यहां पर हो जाएगा लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, है ना। इसका पहला वाला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर एंड्रोजन लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना, इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, है ना। एक आपका इनका हो जाता है प्रभाविता का नियम, है ना। एक क्या है भाई, पृथक्करण हो जाएगा, पृथक्करण, और एक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। तो 3 नियम जो है इन्होंने पूरा प्रतिपादित किए, यानी कि निर्माण किए हैं, तो आप याद रखिएगा। चलिए इसका डी नंबर आपका विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पर ये वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न, एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन, है ना। क्या होता है, प्रोटीन, यानी कि आपका यहाँ पर सी वाला सही है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वैसे 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे बायोलॉजी में, है ना। तो कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, भाई जोड़ने की होता है लाइकेज। और ये जो आपका एंडोन्यूक्लियेज है ना, ये अगर पूछे तो याद रखिएगा तोड़ने वाला है, काटने या तोड़ने वाला, काटने या तोड़ने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। और जोड़ने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, लाइगेज बोलते हैं, ठीक है। दोनों को याद रख लीजिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 मार्क्स वाले आएंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन। पहला है, डीएनए आरएनए का पूरा नाम। भाई आंसर यहाँ पे पूरा नाम वाले देखो, इस तरीके के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बायोलॉजी में आते हैं, आप सभी को पता है ना। तो भाई डीएनए का आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो दोनों को आपको तैयार कर लेना है, यहाँ पर आंसर के साथ ही है। चलिए एचआईवी का भाई पूरा नाम पूछ रहा है। एचआईवी जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है, एड्स वाली बीमारी, है ना। तो चलिए एचआईवी क्या होता है, एच से आपका हो जाएगा यहाँ पर ह्यूमन इम्यून, है ना, इम्यूनो डिफिशियंसी और वायरसेस। ये आपका एचआईवी का क्या होता है, पूरा नाम या फुल फॉर्म जो भी आप कहो ये होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पर ये आपके पास आंसर इसका हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, सिरका उत्पादन में किन जीवाणु का उपयोग होता है, भाई बताइए किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। इसका आंसर यहां से देखिए, सिरका के निर्माण के लिए शर्करा के घोल में माइकोडार्मा एसिटी और अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी, ये 2 जीवाणु यहां पर हैं, ठीक है। एक कौन सा, माइकोडार्मा एसिटी, और यहां पर अथवा करके इसी का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी, है ना।
याद कर लीजिएगा, नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराया जाता है। ये इसका आंसर है आपका। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, एंडोन्यूक्लियसिस और एक्सोन्यूक्लियसिस में क्या अंतर है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में बनता है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन की एंडोन्यूक्लियसिस और एक्सोन्यूक्लियसिस में कोई अंतर बताइए। तो आंसर यहां से देखिएगा, एक्सोन्यूक्लियसिस डीएनए के सिरों से और न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं, वहीं अगर बात करें एंडोन्यूक्लियस डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों को काटते हैं। मतलब आपको मैंने बताया कि भाई डीएनए के खंडों को जो काटने का काम करता है वो कौन करता है, एंडोन्यूक्लियसिस करता है। ठीक है, और वही चीज यहां पर बता रहा है कि ये विशिष्ट स्थलों से काटता है एंडोन्यूक्लियसिस, है ना। और बात करें आपका एक्सोन्यूक्लियसिस के, ये न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, एक बार पुनः से इसका जो है स्क्रीन शॉट कर लीजिए, हम लोग इसको हटा देते हैं। चलिए, क्लियर है। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा, मलेरिया के वाहक का नाम। तो भाई मलेरिया आपका एनाफिलीज मादा मच्छर से होता है। ठीक है, ये मच्छर का नाम है, आप याद कर लीजिएगा। यहां से आप आ जाओगे फिर भाई लॉन्ग वाले क्वेश्चन, यानी कि आपके लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 मार्क्स के आएंगे यहां से। तो इसमें पहला प्रश्न है, बहुभ्रूणता को समझाइए। बहुभ्रूणता क्या होती है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका आंसर यहां से देखिएगा, एक बीज को एक से अधिक यानी अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप होती है। उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा पाइनस, संतरा। ये ऐसे फल हैं जिनमें क्या होती है भाई, बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो अगर आपको बात करें भाई बहुभ्रूणता है क्या, सिंपल सी भाषा में, तो एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया ही क्या है, बहुभ्रूणता है। और इसका उदाहरण है पाइनस और संतरा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा यहां से देखिएगा, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम को समझाइए। चलिए यहां से देखिएगा, एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण होता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखता है और इसी को ही बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो समझ में आया। मतलब कि आप जब संकरण कराते हो, यहां पर इस डायग्राम में आप देखेंगे अभी, है ना, तो आपको केवल एक ही लक्षण दिखाई देगा। अगर आप प्रभावी और अप्रभावी लक्षण 2 लेकर के चलते हो तो उसमें केवल आपको कौन सा लक्षण दिखा, प्रभावी लक्षण दिखेगा। इसको बोलेंगे प्रभाविता का नियम। अब देखो यहां से देखो, जब इन दोनों पौधों का संकरण किया गया तो यहां पर सभी संतति पौधे जो F1 पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी, इसमें लंबे पौधे बने। यह दर्शाता है कि प्रभावी एलील जो कैपिटल टी ने अप्रभावी एलील का यानी स्मॉल टी को दबा दिया और केवल प्रभावी गुण व्यक्त हुआ। जैसे मैंने बताया अभी तक कि केवल आपको प्रभावी लक्षण ही दिखेगा। इसको बोलेंगे हम लोग प्रभाविता का नियम। इसमें देखो ये स्ट्रक्चर आपके सामने, इधर आप देखोगे तो ये कैपिटल टी है, इसको लंबा पौधा मान लो। ये स्मॉल टी है, बौना पौधा है ना, यहाँ पर देख सकते हो। और ये आपकी जनक पीढ़ी है। ठीक है, क्या है, जनक पीढ़ी। अब इनके बीच यहाँ देखो, ये कैपिटल टी 2 है, इसमें यहाँ पर ये हो गए और ये 2 हो गए। अब इसके बाद इनका क्या हुआ, संकरण हुआ इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से। यहां पर कैपिटल स्मॉल ये आपका करेगा इसके साथ, ये आपका इस तरीके से, ये आपका इसके साथ करेगा, तो यहां पर इस तरीके से, फिर ये आपका यहां से इसके साथ। तो ऐसे करके जो पहली पीढ़ी थी इसमें आपका टोटल क्या बना, एक कैपिटल एक स्मॉल। और इसी को बोलते क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग यहां पर शुद्ध लंबा पौधा, या केवल कह सकते हो इधर का लंबा पौधा है तो ये सारे के सारे आपके लंबे पौधे। और इसको बोलेंगे प्रभावी लक्षण का दिखना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर कर लीजिएगा, सभी संकर क्या है, लंबे पौधे हैं और इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, चलिए यहां से अब इसको स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी पादपों में अंतर लिखिए। ठीक है ना, यहां से देखिएगा परजीवी है एक तरफ है, मृतोपजीवी, और अंतर वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, यहां पर देखिएगा। चलिए पहला यहां पर, यह जीवित पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, और मृतोपजीवी क्या है, यह मृत पादपों या जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद दूसरा परजीवी में देखिए, प्रायः इसमें चूसकांग होते हैं जिनसे ये पोषक यानी होस्ट से भोजन प्राप्त करते हैं। और इसमें क्या होता है, मृतोपजीवी में ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। और इसके बाद ये रोगजनक होते हैं, ये रोगजनक होते हैं, ये भी सही है। ये वे जो होते हैं आर्थिक रूप से प्राय हानिकारक होते हैं और ये लाभदायक होते हैं। इस तरीके से आपको ये जो अंतर है ना,
इनको तैयार आपको कर लेने, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट में इनका उदाहरण है, परजीवी में आपका जोंक हो गया, मच्छर हो गया, है ना, और ये होगा मर्तोपजीवी में कवक और बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। यहां से इसका आंसर देखिएगा, आवर्तबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं और इनमें से सबसे बीच की कोशिका आकार में बड़ी होकर निष्क्रिय गुरु बीजाणु कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद बनाती है, जबकि शेष 3 नष्ट हो जाती हैं और इसे ही एक बीजाणु विकास, मतलब कि 4 हैं, 4 में से भाई 3 नष्ट हो जाए और एक क्या हो जाए, विकास हो जाए, तो इस प्रकार से हम लोग उसको बोल देंगे क्या, एक बीजाणुक विकास। क्या बोलेंगे, एक बीजाणुक विकास। और पूरे थ्योरी में यही चीज बताई गई, आप लोग पुनः से भी एक बार देख सकते हो अगर कोई डाउट। देखो, आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण यानी कि भ्रूण कोश जिसे बोलते हैं के निर्माण के दौरान गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने, 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं और इनमें से सबसे जो नीचे की कोशिका आकार में क्या होती है, बड़ी होकर के सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद बनती है और शेष वाली नष्ट हो जाती है। जो सबसे बड़ी होती है ना, गुरु बीजाणु कोशिका, वही आपका विकास कर पाती है, बाकी सारी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय कर जाती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। और जब नष्ट हो जाएंगी तो केवल एक बचा, इसलिए इसको बोलेंगे एक बीजाणुक विकास। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब स्क्रीनशॉट अगर करना है तो भाई आप लोग करते जाना यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का। इसके बाद देखो यहाँ से आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 में, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप का 3 नंबर वाले। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आएंगे। अब देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, परागण क्या होता है या क्या होती है स्वपरागण और परपरागण को समझाइए। तो इसका आंसर यहां से देखिए, परागण जब किसी पुष्प के परागकण पादपों परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। परागण 2 तरह का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक क्या होता है भाई, परपरागण, है ना। अब देखो स्वपरागण और परपरागण में कभी कभी अंतर भी पूछता है, स्वपरागण है क्या, परपरागण क्या है ना। तो थोड़ा सा अगर एक सिंपल सी भाषा में आप समझो, स्वपरागण का मतलब होता है इसमें केवल एक ही पादप में ये परागण कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो परपरागण होता है इसमें क्या होता है, एक पादप ये रहेगा जिसके फूल के यहाँ से वर्तिकाग्र निकल के दूसरे पादप के किसी फूल तक वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ये लंबा दूरी तय करते हैं। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, जैसे पशु पक्षी या किसी के द्वारा जाता है, तो ये परपरागण में आता है। तो इस तरीके से होता है, बाकी आप लोग इसको यहाँ पर समझ लीजिए, है ना। और ये आपका इसका जो है पूरा आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं भैया यहाँ पर हम लोग सेकंड में, शुक्राणु का सचित्र वर्णन करिए। शुक्राणु का डायग्राम देखो, ये आपका डायग्राम बनाया है, ठीक है। इस तरीके से शीर्ष भाग हो गया, ग्रीवा हो गया, मध्य भाग हो गया, पुक्ष हो गया, और बाकी इसका यहाँ पर और भी पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्यकला, एक्रोसोम। तो बनाना इसको सीख लेना आप लोग, है ना। काफी क्या है इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, तो इसको आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। चलिए ये हो जाएगा। इसके पार्टों को भी थोड़ा समझ लीजिए, है ना। जैसे कि कहेगा ना कि सचित्र वर्णन करिए, तो आपको चित्र बनाना ही है इस तरीके का, और इसके बाद आपको फिर इसका थोड़ा सा वर्णन करना है इसके पार्ट। जैसे कि सिर की बात करें, शीर्ष वाले पार्ट की, ये क्या होता है, तो शुक्राणु का सिर बादाम के आकार का होता है और इसमें डीएनए होता है। सिर के आगे एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना आपका, ऐसा ये एक्रोसोम होता है, टोपी जैसी की ये संरचना। तो इस तरीके से एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं जो शुक्राणु को अंडे की कोशिका में प्रवेश करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस तरीके से शीर्ष का आप लोग बता दिए। फिर गर्दन, यहाँ पर गर्दन जिसके आप बोलोगे तो ये पार्ट जो जुड़ता है, ग्रीवा जिसे आप यहाँ पर समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से यह सिर को मध्य भाग से जुड़ता है, जिसमें एक छोटी सेंट्रियोल होती है, इसको गर्दन यानी कि ग्रीवा बोलते हैं। मध्य भाग की बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को गति देने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। और पूंछ में क्या होता है, यह शुक्राणु का सबसे लंबा हिस्सा होता है और यह शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये सारे पार्ट हो गए, पुच्छ हो गया, है ना, मध्य भाग, ग्रीवा, गर्दन, सिर, सारे पार्टों को हमने एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी डायग्राम बनाना तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना जरूर आप लोग सीख लीजिएगा। चलिए यहाँ से आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका आपको क्रियाविधि यानी कि कार्यशैली को बताना। चलिए इसका आंसर, मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है।
सामान्यतः मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं यहाँ पर, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, नर या ड्रोन मधुमक्खी। जिसमें कौन सा किस में होता है ये सारा कुछ यहाँ पर देखो गुणसूत्र बताए गए 32 और एक में आपका नर या ड्रोन में 16 होते हैं, ठीक है। और ये अगुणित होता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यन लिखा है, जहां पर 2n दिख रहा है वो समझ लो कि आपका क्या है, द्विगुणित है, द्विगुणित है ये, ठीक है। और केवल यन है तो मतलब कि वो अगुणित है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर थोड़ा समझना है। इसके बाद यहाँ से इसका लिंग निर्धारण कुछ इस तरीके से होगा। देखो इसमें आप यहाँ पर देखो नर या ड्रोन में आपके केवल 16 गुणसूत्र थे और अगुणित था। मादा मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी में आपके 2 यानी कि आपका ये द्विगुणित है। अब देखो इसका अर्धसूत्री विभाजन और इसका जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर इसमें केवल एक शुक्राणु युग्मक बनेगा। इसमें अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पर आपके अलग अलग है, ठीक है। तो अंडाणु यहाँ पर 2 बनेंगे इसमें। अब इनके शुक्राणु और अंडाणु यहाँ पर आएंगे निश्चित होकर, ये 2n यानी कि मादा मधुमक्खी बनाएंगे। अब ये जो एक बचता है ये केवल आपका अनिषेचन जनन की प्रक्रिया द्वारा यानी बिना निषेचन के ही अंडे आपके रह जाते हैं इसके। तो यहाँ पर नर ड्रोन पुनः से बन जाता है क्योंकि एक ही बचा है ना। तो इस तरीके से होता है और बाकी निषेचन के फलस्वरूप जो यहाँ पर ये बना है ये आपका मधुमक्खी है ना, ये रानी मधुमक्खी और इसमें श्रमिक मधुमक्खी 2 पार्ट यहाँ पर इसमें डिवाइड है। तो देखो इसका आकार कुछ आपका थोड़ा सा अच्छे से बनाना है। यहाँ पर इसके पार्टों को आप लोग देखते जाइए। ये देखो इस तरीके से पूरा डिवाइड है और लास्ट में आपको देख सकते हो कैसे क्या बना है। काफी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम, इसलिए मैं आपको बार बार ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग एक बार बुक में भी देख सकते हो, काफी महत्वपूर्ण है ये। चलिए यहाँ से आते हैं चौथा, क्लाइंट फिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। आंसर यहाँ पर देखिए, क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों अनुवांशिक विकार है जो कि एक्स यानी कि गुणसूत्र के थ्रू असामान्यता के कारण होते हैं। क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है और जबकि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, महिलाओं में होता है। चलिए टर्नर सिंड्रोम और क्लाइंट फिल्टर के बारे में दोनों में समझ लीजिए। यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम, पहले यह सिंड्रोम तब होता है यानी कि सिंड्रोम का मतलब विकार तब होता है जब किसी महिला में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता और इस सिंड्रोम में सामान्य 46 यानी 46 गुणसूत्र की जगह पर 45 गुणसूत्र होते हैं। क्लाइंट फिल्टर की बात करें तो यह सिंड्रोम तब होता है जब किसी पुरुष में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होता है। इस सिंड्रोम में गुणसूत्र पैटर्न जो होता है वो होता है एक्स एक्स वाई, है ना, इस तरीके का पैटर्न होता है। ये आप लोग इसमें कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है, 5वें का पहला, बायोगैस क्या है, इस पर टिप्पणी दीजिए, है ना। तो यहां से देखिए आंसर, बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों यानी मीथेनोजन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। बायोगैस में 50 से 70% मीथेन और 30 से 40% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, नाइट्रोजन तथा H2S यानी कि आपके इस प्रकार की जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं बायोगैस में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इस पर टिप्पणी पूछा है। इसके बाद यहाँ पर IVF का तकनीकी समझाइए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, तो इस पर टिप्पणी पूछ रहा है। चलिए आंसर देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक आधुनिक चिकित्सा तकनीकी है जो बांझपन यानी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे दंपतियों जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, तो दंपतियों के लिए वरदान साबित हुई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के शरीर के बाहर एक विशेष लैब में, इसी को आप यहां पर समझ सकते हो, एक ये नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये आपका एक नाम है इसका IVF का। तो देखो इसमें क्या होता है भाई, एक लैब में महिला के अंडाणु और पुरुष के क्या शुक्राणु स्पर्म को लैब में क्या करते हैं, मिक्स कर दिया जाता है और वहां पर क्या इस प्रक्रिया के तहत अंडाणु को निषेचित कर भ्रूण यानी कि एम्ब्रो तैयार किया जाता है, जिसके बाद महिला की गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और यह प्रक्रिया सफल होती है तो इसमें महिला गर्भवती हो जाती है और इस प्रकार से होता है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। इस तरीके से यहाँ पर इसका आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, काफी क्या है इंपॉर्टेंट। चलिए तो कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ से नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा है औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण का प्रकार क्या होता है। देखो यहाँ से, घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के निर्माण, स्वाद, बनावट और पोषण को बढ़ाने में सहायता करते हैं। नीचे कुछ यहाँ पर इस प्रकार दिए गए, जैसे दही के निर्माण में कैसे क्या होता है, लैक्टोबैसिलस यहाँ पर सूक्ष्म जीव किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। फिर किण्वित पेय पदार्थ यहाँ पर इस प्रकार से इनके लिए अलग अलग होता है ना, सब कुछ यहाँ पर आप लोग दोनों को स्क्रीनशॉट करके समझ सकते हो। यहाँ से है DNA फिंगर प्रिंटिंग यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं DNA अंगुली छापी, अंगुली छापी, है ना। तो यहां पर देखिएगा
इसके बारे में क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी व्यक्ति की पहचान, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किसी व्यक्ति की पहचान जैसे कि जैविक नसें, रक्त, बाल, लार, वीर वगैरह आदि से डीएनए की पहचान की जाती है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के छोटे टुकड़ों को माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 2 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक दूसरे से मिलान किया जाता है और इसमें अगर जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की पैतृक पहचान करनी है, किसी मतलब अपराधी का पता लगाना है, तो ऐसे में ये आपका तकनीकी प्रयोग में लाई जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 6 का पहला, बीटी कपास पर देखो इसका मतलब बीटी का मतलब क्या है। बीटी को बोलते हैं बैसिलस थ्रुएंजेसिस, बैसिलस और क्या बोलते हैं भाई, थ्रुएंजेसिस, एंजेसिस, आप समझ लेना। इसके बाद देखो बीटी कपास कीटों से लड़ने की एक किस्म है, ठीक है ना, यानी कि बीटी एक किस्म है जो कि कीटनाशक औषधि के रूप में यूज होती है। तो लड़ने वाली कपास की एक किस्म है, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए विकसित किया जाता है। बीटी कपास में बैसिलस थ्रुएंजेसिस यानी बीटी नामक जीवाणु से मिलने वाला विषाक्त पदार्थ होता है। यह विषाक्त पदार्थ कपास के पौधों में गांठें बनाने वाले कीटों को मार देता है। ठीक है, इसका थोड़ा अच्छे से एक बार समझ लीजिए आप लोग। यहां पर ये आपका डिलीट। चलिए यहां से देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हो, इससे बचने के लिए उपाय बताइए। तो यहां से देखिए, वे रोग जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इन्हें यौन संचारित संक्रमण यानी कि आपका यौन संचारित रोग कह सकते हो। ठीक है, और ये रोग बैक्टीरिया, वायरस एंड परजीवी के कारण हो सकते हैं। यहां पर बचाव के कुछ उपाय हैं, जैसे पहला सुरक्षित यौन संबंध, इससे कंडोम का सही प्रयोग नियमित रूप से करें। एक दूसरा यहाँ पर है, एक ही साथी के साथ यौन संबंध बनाए केवल भरोसेमंद साथी से। और यहाँ पर क्या है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, जननांगों की स्वच्छता बनाए रखें और असुरक्षित यौन संबंध से बचें। चौथा यहाँ पर वैक्सीन क्या है, अगला क्वेश्चन है ना, और किन्हीं 2 वैक्सीन के नाम एवं उनसे होने वाले लाभ बताइए। चलिए इसका आंसर देखिएगा। वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को किसी विशेष बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है और इसे इंजेक्शन भी कहते हैं। 2 वैक्सीनों के नाम जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक है कोवैक्सीन यानी कोविड-19 के लिए जो बना था, आपने पता होगा आपको, बोलते थे बहुत सारे लोग ना कि भाई ये नुकसान करता है ऐसे करके, तो ये एक प्रकार से वैक्सीन ही था। बचाव करता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस से लड़ने के लिए, क्योंकि आपका कोविड क्या था, एक वायरस ही था। मदद करता है, वायरस के गंभीर लक्षणों को रोकता है। और एक है बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलिमेट गुरिएरिन, ये टीबी का टीका होता है। ठीक है, तपेदिक या टीबी रोग से बचाव करता है। बच्चों में मेनिंजाइटिस और माइटलरी टीबी जैसे गंभीर समस्याओं को रोकने में क्या करता है, सहायता करता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहां से आप लॉन्ग के क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी वाले, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है और इसकी प्रक्रिया को समझाइए एवं चिकित्सा में उपयोगिता भी बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर यहां पर आप देख सकते हो और इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे यहाँ पर पार्टों को बताया गया है। फिर यहाँ से लास्ट है पुष्प की संरचना आपका, और 9वां क्वेश्चन है नर जनतंत्र का चित्र। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा भाई पेपर था, जो कि आपने देखा कैसे क्वेश्चन थे, किस प्रकार से अंतर वाले क्वेश्चन है ना। बाकी आप लोग संरचना बनाना है, डायग्राम बनाना है, पूरा अच्छे तरीके से मैंने आपको सारे बताए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया। और अगर आपको ऐसे क्लास हेल्पफुल लगते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी लाइक वगैरह मत करना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको 3 मार्च को बेहतरीन तैयारी करनी है, वहाँ की फिजिक्स केमिस्ट्री की भी तैयारी करनी है, तो आप चैनल से जुड़े रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।